मेरा नाम चैरब जैन है और मैं रुड़की में स्थित फोनिक विश्वविद्यालय का चेयरमैन हूँ। रुड़की के हर गली मोहल्ले में एक हीरा छिपा हुआ है, लेकिन उस हीरे को आप तक पहुंचाने की जरूरत है। आज एक ऐसे ही हीरे से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम है अनन्या त्यागी। ये बच्ची क्लास 9th में पढ़ती है और अभी तक इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। She has already published her 3 books. I am अनन्या त्यागी। मैं अभी क्लास 9th में पढ़ती हूँ। I am 13 year old. I am a content creator, orator, public speaker, national level orator and a author. मैंने पिछले 3 सालों में अपनी 3 बुक्स को पब्लिश भी कराया है। What is education? Education is only about to know the difference between what is right and what is wrong. स्टूडेंट लेवल पे भी डिप्रेशन है, यहाँ पे इंडिया पे एड्रेस नहीं होता है। इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन रहेगा? अगर मैं रियलिटी बताऊं, अगर कोई बच्चा डिप्रेस्ड है या उसे ADHD है, क्या होता है उसे समझते हैं कि ये तो पागल है। थोड़ा सा आप NEP के बारे में लोगों को बताना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि क्या NEP अभी इम्प्लीमेंट हो पाया है या नहीं हो पाया है? NEP 2020 फोकस करती है प्रैक्टिकल एजुकेशन पर, लेकिन हमारे स्कूल्स में वही सेम क्रैम नॉलेज हमें सिखाई जा रही है और NEP के सिर्फ कुछ ही गिने चुने रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। और ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम, दिस पेन होल्डर। और हमने क्या किया, सब बच्चों को एक साथ मिक्सअप कर दिया, सभी को सेम कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, सभी सेम पढ़ रहे हैं। ऑल एजुकेशन सिस्टम इज मेस्ड अप, सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि सिर्फ बुक्स पढ़ने से कोई इंटेलिजेंट नहीं बनता। जब तक आप अलग अलग लोगों से नहीं मिलोगे, उनसे बात नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर इफ यू वांट टू बी रियली एजुकेटेड, आपका ऑब्जर्वेंट होना बहुत जरूरी है। आपने बोला इंटरैक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, बट इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, इंटरैक्शन विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ जजमेंट। देन व्हाट इज सक्सेस? अगर सक्सेस तक पहुंचने वाली जर्नी को आप एंजॉय कर रहे हो, that is the success. Education is not education until and unless it is not used in our practical life. सभी रुड़की वासियों को मेरा सादर नमस्कार। आप में से बहुत लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम चैरब जैन है और मैं रुड़की में स्थित फोनिक विश्वविद्यालय का चेयरमैन हूं। थोड़ी थोड़ी समाज में सेवा करने के प्रयास करता रहता हूं और थोड़ा थोड़ा राजनीति में भी संघर्ष कर रहा हूं, परंतु मेरे अंदर जिज्ञासा नई नई चीजों को जानने की बहुत ज्यादा है। उसी के चलते रुड़की के विभिन्न क्षेत्रों में मैं भ्रमण करता रहता हूं और मैंने ये पाया कि रुड़की के हर गली मोहल्ले में एक हीरा छिपा हुआ है, लेकिन उस हीरे को आप तक पहुंचाने की जरूरत है। आज एक ऐसे ही हीरे से आपको मिलाने जा रहा हूं जिसका नाम है अनन्या त्यागी। ये बच्ची क्लास 9th में पढ़ती है और अभी तक इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। She has already published her 3 books. So मेरा आज एक सौभाग्य है कि आज अनन्या के साथ मैं बातचीत कर पाऊंगा, उनसे जान पाऊंगा कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, उन्होंने ये कार्य कैसे किया और आप सब तक उनकी आवाज पहुंचा पाऊंगा। अनन्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेटा और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज मेरे आग्रह पे, मेरी रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, इट इज सो ग्रेट टू बी हियर फॉर मी। तो अनन्या, आपने जो मेरी आपसे पहले बात भी हुई थी और जो मुझे पता भी लगा है कि आप क्लास 9th में हैं मेरे ख्याल से। थोड़ा सा अगर आप हमारे जो व्यूअर्स हैं या रुड़की वासी हैं जो हमारे, उनको अपना थोड़ा सा आप अपना खुद ही इंट्रोडक्शन दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सो आई एम अनन्या त्यागी। मैं अभी क्लास 9th में पढ़ती हूँ। आई एम 13 year old. आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, ओरेटर, पब्लिक स्पीकर, नेशनल लेवल ओरेटर एंड अ ऑथर। मैंने पिछले 3 सालों में अपनी 3 बुक्स को पब्लिश भी कराया है एंड इस साल मेरी नई बुक है द मिरर ऑफ एजुकेशन। इस बुक में दिखाई गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आखिर है क्या, पहले कैसा था, एजुकेशन आखिर है क्या। इन सभी पॉइंट्स को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पर डिस्कस किया गया है। तो आपने अनन्या की जबान से सुना, अनन्या के से सुना कि वो क्या क्या करती हैं, कितनी सारी उनमें क्वालिटीज हैं। और अब अनन्या से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, जो मुझे इनकी 3 किताब हैं, ये 3 इनकी जो पुस्तकें हैं, 3 इनकी बुक्स हैं, ये 3 मैंने खुद पढ़ी और इस पे हम अनन्या से साथ अब डिस्कशन करेंगे कि इन्होंने किस किस स्टेज पर कौन कौन सी बुक लिखी। तो अनन्या, जो बेटा आपकी पहली बुक है फैक्ट्स एंड फिगर्स करके, इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर हमारे उनको बताएं। ये बुक मैंने लिखी थी जब मैं 6th क्लास में थी। आई वॉज 11 year old एंड इस बुक को लिखने का कारण ये था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने मुझे एनकरेज किया दैट यू शुड राइट। दिस बुक वॉज जस्ट ऑल अबाउट अ फाउंडेशन।
इस बुक का मेन पर्सपेक्टिव था फाउंडेशन बनाना, ताकि मुझे एक आगे के लिए गाइडेंस मिल सके कि मुझे आगे भी इसी तरह से बुक्स लिखनी है। इसके लिए मुझे पेरेंट्स ने बहुत एनकरेज किया और ये बुक साइंटिफिक बुक है। इसमें 10 टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है और उनके अंदर 10 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बेटा मैं ये जानने में बड़ा आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दिस कि आपके मन में ये बात आई कहाँ से कि आपको बुक्स लिखना शुरू करना है? ये बात आई कहाँ से? मैं अक्सर अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ, दे ऑल आर डूइंग द सेम थिंग सर। हर कोई बच्चा एक टॉपर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो टॉप रैंक पर आए, बट मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ दैट आई शुड राइट। मेरे अंदर वो क्वालिटी थी, मैं लिटरेचर बहुत पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी लिखना चाहिए। तो मैंने तभी से अपनी फर्स्ट बुक से ये चीज की शुरुआत करी। तो जब आपने ये सजेशन या ये आपने अपने पेरेंट्स के आगे रखा तो आपके पेरेंट्स ने इसको रेजिस्ट नहीं किया? बिकॉज आजकल तो हर आदमी ये चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में रहें, इधर उधर ना जाएं। उन्होंने आपको रेजिस्ट नहीं किया या आपकी हेल्प करी? क्या किया, उनका क्या रोल है? दे नेवर डिड इट। उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे रेजिस्ट नहीं किया कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट एट एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ, हर स्टेप पर उन्होंने मुझे एनकरेज किया है, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन हो, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। चलिए, कांग्रेचुलेशंस टू यू कि आपको इतने अच्छे पेरेंट्स एंड मेंटर्स मिले। तो आपने पहली बुक जो हम अभी बात कर रहे हैं जिसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये क्लास 6 में लिखी है आपने, तो इसके लिए जो आपने डेटा था या जो भी आपके पास इसके लिए लिटरेचर था वो आपने कैसे गैदर किया, क्या प्रोसेस रहा आपका, थोड़ा सा बताना चाहेंगे अगर? जी, मैंने उस टाइम पे मुझे साइंस का बड़ा शौक था। आई यूज्ड टू रीड अ लॉट। मेरे पास अलग अलग एनसाइक्लोपीडिया थी, उनमें से जो कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा वो मैंने सारा गैदर किया, उसे एनालाइज किया कि ये चीज सही है भी कि नहीं है। बिकॉज इफ यू आर पब्लिशिंग अ बुक देन यू शुड नो इफ यू आर राइटिंग द करेक्ट कंटेंट और नॉट। इसके बाद उन सभी चीजों को मैंने कंपाइल किया और लिखा है। हाँ, तो आपने जो कंपाइलेशन करी है, जो आपने लिखा है, उसको आपने क्रॉस वेरीफाई करा है बहुत बार, तो दैट इन्फॉर्मेशन रॉन्ग ना जाए। तो आपने एक जिम्मेदार जो सिटीजन का काम है, आपने क्लास 6 में वो कर दिया, जो कि आज हम चाहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो काम करें वो आप क्लास 6 से करने आ रही हैं बेटा, तो इसलिए भी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अब हम बात करते हैं आपकी सेकंड बुक स्टेजेस ऑफ लाइफ की। ये आपने कौन सी क्लास में लिखी थी बेटा? ये मैंने लिखी थी 7th क्लास में। 7th क्लास जी। बट ये मैंने जो ये आपकी पढ़ी है, दिस इज वेरी डीप। ये एक पूरी गर्ल की कहानी है कि उसकी जर्नी कैसे कैसे जाती है। तो इसकी आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इसकी नॉलेज कहाँ से मिली, थोड़ा सा इस बारे में जानने में चाहेंगे प्लीज। अब क्या होता है, हम सभी को, इवन आई फील दैट कि अगर एक बच्चा है तो उसकी लाइफ मेरे से कहीं ज्यादा बेटर है, या फिर कोई बड़ा आदमी है तो यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, हम सभी को ऐसा फील होता है। बट जब मैंने इस चीज को लोगों से डिस्कस किया, बिकॉज आई वॉज क्यूरियस इफ दे आर रियली हैप्पी और नॉट, तो मैंने उन लोगों से पूछा एंड दे टोल्ड दैट देयर लाइफ इज फिल्ड विद ऑल द प्रॉब्लम्स। उनकी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है। देन दिस आइडिया केम दैट आई शुड राइट अ बुक ऑन दिस, दैट यू शुड राइट अ बुक ऑन दिस। तो ये जो स्टेजेस ऑफ लाइफ में, जिस स्टेज में आप क्लास 7 में थे, वहां तक तो आप अपने आप को रिलेट कर पाए बिकॉज आप वहां तक जी चुके थे जिंदगी। उसके आगे की जो जर्नी दिखाई गई है इस बुक में, आपको उससे रिलेशन करने में, कोरिलेट करने में दिक्कत नहीं आई? एक्चुअली मैंने अभी उतनी लाइफ नहीं जी है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आपने फिर उस बारे में लिख कैसे दिया, इतना कुछ कैसे आप लिख पाई? और लिखा आपने बहुत अच्छा है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, सेइंग यू हैव डन इट वेरी ट्रूली। जो एक्चुअल में होता है वही लिखा है, लेकिन फिर आप तक इतनी नॉलेज कैसे आई और आप उससे कैसे रिलेट कर पाए? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा। हमारे लोगों को ये पता जानना जरूरी है कि वो अपनी नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं। इट इज थ्रू इंट्रैक्शन। जब तक आप किसी से इंट्रैक्ट नहीं करोगे आपको कुछ नॉलेज नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बुक्स पढ़ने से कोई इंटेलिजेंट नहीं बनता। जब तक आप अलग अलग लोगों से नहीं मिलोगे, उनसे बात नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैंने लोगों से सर्वे किया, उनकी लाइफ के बारे में पूछा एंड देन आई रोट। देन यू रोट इट। एडमायरेबल, दिस इज वेरी वेरी गुड कि आप सर्वे करते हैं, सीखने की आपको हमेशा वो रहती है, जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, दिस इज एडमायरेबल। और मैं और जो भी रुड़की के जितने भी यूथ या फिर कहीं के भी यूथ देख रहे हैं, उनको अनन्या एक रोल मॉडल बन सकती है आपके लिए। आपको समझना होगा कि क्यूरियोसिटी आपकी बहुत जरूरी है, सीखने की जो इच्छा है वो बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं अनन्या आपकी थर्ड बुक, मिरर ऑफ एजुकेशन। ये बुक मैंने पढ़ी, डिटेल में पढ़ी, और ये बुक पर्सनली बिकॉज मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ, ये बुक ऐसी बुक है कि शायद कोई पीएचडी होल्डर्स भी ना लिख पाए। आपने इसमें इतनी सच्चाई लिखी है, इतनी डेप्थ में लिखी है। इसको पढ़ते हुए मेरे दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आता था तो नेक्स्ट चैप्टर उसका आंसर अपने आप बन जा रहा था।
तो आपको बहुत बहुत बधाई बेटा। सबसे पहले मैं चाहूंगा अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा अपना मिरर ऑफ एजुकेशन जो आपकी एक किताब है, जो आई थिंक आपने 9th स्टैंडर्ड में लिखी थी, 8th स्टैंडर्ड में, एडमायरेबल, थोड़ा सा आप इस बारे में ब्रीफ कर दें और फिर हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आज। एजुकेशन सिस्टम, हर साल स्टूडेंट्स के लिए नए नए लॉज आते हैं, NEP 2020, लाइक हर साल एक नया लॉ आ जाता है। पर क्या कभी एक स्टूडेंट से आपने पूछा है कि उसे चाहिए क्या? अब उस चीज को एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। करेंटली एट दैट टाइम आई वाज इन द 8th ग्रेड, तो मैंने समझा कि आवर ओल एजुकेशन सिस्टम इज मेस्ड अप, सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा है। मैंने लोगों से बात करी, अपनी स्टूडेंट से बात करी जो मेरे आसपास के मेरे फ्रेंड्स थे, तो उन सभी को ये चीज सेम लगती थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये पेंसिल्स बच्चे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग है। हाँ, साइजेस इनके अलग अलग हैं। एग्जैक्टली इनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग हो गई सबकी। बिल्कुल। हर किसी का माइंड एक अलग तरीके से वर्क करता है, हर कोई बच्चा सेम नहीं हो सकता। और ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम, दिस पेन होल्डर। और हमने क्या किया, सब बच्चों को एक साथ मिक्सअप कर दिया, सभी को सेम कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, सभी सेम पढ़ रहे हैं और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है। कोई इंटेलिजेंट बच्चा है वो इन सब चीजों को आसानी से पढ़ लेगा, समझ लेगा, लेकिन उन बच्चों का क्या जो थोड़ा लेट समझते हैं, जो स्लो लर्नर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? बिल्कुल ठीक बात है बेटा कि ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, एवरीथिंग इज डिफरेंट। और एजुकेशन सिस्टम को भी उसी हिसाब से देखना चाहिए। और जो आपने इस बुक में बताया भी है, और आपने बताया भी है कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपसे इस बुक से थोड़ा सा रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। एंड आई सबसे पहले बेटा मैं एक बात इस बुक में जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जब मैंने इसका टाइटल पढ़ा मिरर ऑफ एजुकेशन, तो आई वाज आल्सो लाइक कि ये कुछ स्टडी से रिलेटेड होगी या इस टाइप से होगी। बट एजुकेशन को जिस तरीके से आपने डिफाइन किया है, वो मैं एक बार चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को प्लीज बताइए कि एजुकेशन इज एक्चुअली व्हाट इज एजुकेशन। अगर हम लैटिन रूट्स में जाएं तो एजुकेशन 2 वर्ड से डेरिव हुआ है, एडुकेयर एंड एडुसेयर। हम सभी को लगता है दैट एजुकेशन इज जस्ट ऑल अबाउट डिग्रीज, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, पर एजुकेशन का इन सबसे कोई रिलेशन है ही नहीं। एजुकेशन इज ओनली अबाउट टू नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन और हम लोग इसे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। अगर आपको सही और गलत के बीच का डिफरेंस पता है, दैट मीन्स यू आर एजुकेटेड। वेरी ट्रू, बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे अनन्या ने कि राइट और रॉन्ग, गलत और सही का फर्क करना बहुत जरूरी है, गलत से दूर हटना और सही का साथ देना बहुत जरूरी है। इसमें बेटा आपने एजुकेशन के लिए ये भी लिखा है दैट एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी दैट अकर्स थ्रू एक्सपीरियंस, लिटरेसी एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये भी मैं व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहूंगा कि इस अनन्या की जो इस बुक में इन्होंने लिखा है कि एजुकेशन अब जिंदगी भर, ऐसा नहीं है कि आज आप ग्रेजुएट हो गए या पोस्ट ग्रेजुएट हो गए या PhD भी आपने कर ली है तो आपकी एजुकेशन रुक जाएगी। एजुकेशन जब से आपने जन्म लिया है अपने माँ के गर्भ से, और जब तक आप मृत्यु के बेड पे नहीं है, तब तक आपकी एजुकेशन चल रही है। बट आप में सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आपकी इस बुक में बहुत कुछ डिटेल में है, सब कुछ तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम की कमी है। और मैं व्यूअर से चाहूंगा भी कि आप लोग ये मिरर ऑफ एजुकेशन बाय अनन्या त्यागी, इस बुक को आप परचेज करिए और आप पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा हम इसमें डिस्कशन करेंगे अनन्या के साथ कि उनको क्या क्या लगा, कैसे कैसे लगा, ताकि हम एक ब्रीफ आपको बता पाए। बाकी ज्यादा डिटेलिंग के लिए आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप प्लीज इस बुक को परचेज करिए, इस बच्ची को प्रोत्साहन दीजिए और आपको सीखने को मिलेगा। इसमें बेटा आपने एक कोट लिखा है, एजुकेशन इज इक्वल टू क्यूरियोसिटी माइनस फियर। थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे प्लीज? ये एक फिलोसफिकल फॉर्मूला है, एजुकेशन इज इक्वल्स टू क्यूरियोसिटी माइनस फियर। हम अगर बच्चों में, क्लास के बच्चों की बात करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माइंड में इतने सारे डाउट्स होते हैं, इतनी यूनिक चीजें होते हैं, पर पूछते नहीं हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ फियर। और जिस दिन वो फियर हटेगा, देन देयर वुड बी एजुकेशन। तब बच्चा एक्चुअली में एजुकेट हो पाएगा। जब उसे अपने डाउट्स को आंसर मिलेगा तो वो एक्चुअली में समझ पाएगा कि चीजें कैसे ऑपरेट होती हैं। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। आज इसी तरीके से आज मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं भी एजुकेट हो रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ये हिडन जेम्स ऑफ रुड़की नाम की सीरीज बहुत टाइम से करना चाह रहा था, अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से करना चाह रहा था कि नई नई जो जेम्स हैं उनको लोगों से मिला पाऊं। लेकिन उस डर ने मुझे कहीं ना कहीं रोका हुआ था कि कहीं गलत ना हो जाए। जब उस क्यूरियोसिटी में से मैंने डर को उतार दिया
तो आज अनन्या जैसे जेम को मैं आपसे मिला पा रहा हूं। दिस इज एजुकेशन। तो आज मैं भी एजुकेट हो रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप सब भी एजुकेट होइए। आगे अन्य के साथ साथ आप प्लीज कॉफी भी ले सकते हैं और हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने बात करी है शिफ्ट इन पेडागॉजी के बारे में, आपने बात करी है कि कैसे कैसे हमारे एरा चेंज होते रहे। तो इसमें आपने वैदिक एरा की बात करी है, फिर बुद्धिस्ट एरा की बात करी है, इस्लामिक इन्फ्लुएंस की बात करी है, कॉलोनियल एरा की बात करी है, एनईपी के बारे में बात करी है। अगर इन पांचों एराज में से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हम सबसे ज्यादा एज इंडियंस डिटोरेट कब हुए, तो आप इसमें जवाब देना चाहेंगे? कोई स्पेसिफिक आप एरा चूज करना चाहेंगे? There would be a very crystal clear answer that the worst era was the colonial era, because उस टाइम पे जितना हमें डिग्रेड किया गया that was on another level। हमारे पास इतना अच्छा आर्किटेक्चर था, हमारे पास इतने अच्छे इंजीनियर्स थे, हमारे पास पाणिनि जैसे ग्रामेरियंस थे, लेकिन सब कुछ डिटोरिएट हो गया कॉलोनियल एरा में। ब्रिटिशर्स ने हमारे माइंड को ब्रेन वॉश कर दिया एंड हमारा माइंड क्रैम हो गया और हमारे पास जितना भी हमारे पास मेडिकल इतना अच्छा था, आयुर्वेद, आर्किटेक्चर, सब खत्म हो गया। ये प्रश्न मैंने अनन्या से इसलिए पूछा क्योंकि बेटा होता क्या है कि एक धारणा या एक क्रिएट कर दी गई है कि जब इस्लामिक इन्फ्लुएंस इंडिया पे आया देन वी वर ब्रेन वॉश्ड। बट जितना मैंने आपकी बुक में भी पढ़ा है और जितना मैंने भी इस बारे में स्टडी किया है, इसलिए इस्लामिक एरा में ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो इस्लाम की टीचिंग्स थी उसको आगे रखा जा रहा था, बट साइंटिफिक या रिसर्च या जो हमारे और नॉलेजेबल चीजें थी उन पर इतना इफेक्ट नहीं आ रहा था। बट कॉलोनियल एरा में हमारे माइंड्स को कहीं ना कहीं बांध दिया गया है। तो ये बात मैं जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बिकॉज आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है इस फील्ड में। तो मैं व्यूअर्स से ये भी बताना चाहूंगा कि जो इस्लामिक एरा आया था, मैं ये नहीं कहूंगा वो सही था या गलत था, वो इस्लामिक इन्वेशन सही थे या गलत थे, बट जो कॉलोनियल एरा था उसने हमारे सिस्टम को डिटेरियोरेट किया है, ये हमें समझना पड़ेगा। यदि आपको, मैं किसी से व्यूअर से ये नहीं चाहूंगा कि किसी के लिए द्वेष रखें या अपने मन में किसी के लिए रखें, लेकिन यदि आपके मन में कोई द्वेष एजुकेशन रिलेटेड होना चाहिए तो वो कॉलोनियल एरा के खिलाफ होना चाहिए, ना कि इस्लामिक एरा के खिलाफ होना चाहिए। अब चलिए बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें एनईपी 2020 की भी आपने बात करी है इसमें, तो ये तो रेवोल्यूशन है। ये आपने इसको, मैं खुद एक यूनिवर्सिटी रन करता हूं तो मैंने इसमें पढ़ा है। थोड़ा सा आप एनईपी के बारे में लोगों को बताना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि क्या एनईपी अभी इंप्लीमेंट हो पाया है या नहीं हो पाया है? अगर हम बात करें एनईपी 2020 की, बहुत ही अच्छे रूल्स, बहुत ही अच्छी बुक्स इन्होंने बनाई हैं। हर बच्चा एक अच्छे तरीके से एजुकेट होना चाहिए, पर हो नहीं रहा क्योंकि हमारे स्कूल्स उस चीज को अडैप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो एनईपी 2020 के रूल्स हैं, क्या वो हमारे स्कूल में हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और ये चीज सिर्फ एक स्टूडेंट ही जानता है। एनईपी 2020 फोकस करती है प्रैक्टिकल एजुकेशन पर, लेकिन हमारे स्कूल्स में वही सेम क्रैम नॉलेज हमें सिखाई जा रही है और एनईपी के सिर्फ कुछ ही गिने चुने रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा बेटा, आप इतनी नॉलेज, आपने पूरे एरास के बारे में बात करी, आपने एनईपी के बारे में भी अभी खुद ही बता दिया, ना आपकी कोई तैयारी थी। इतनी नॉलेज आप गैदर कैसे करते हो? आपका सिस्टम क्या है, आपका मैकेनिज्म क्या है? थोड़ा सा वो भी बताइए ताकि जो आपकी एज के या मतलब आपकी एज से 10 साल बड़े बच्चे भी हैं वो भी आपसे सीख पाएं कि व्हाट इज योर मैकेनिज्म ऑफ गेनिंग द नॉलेज, देन मेकिंग नोट्स ऑफ इट एंड देन कीपिंग इट इन योर माइंड। क्या आपका मैकेनिज्म है? अगर आप थोड़ा सा उस बारे में बताना चाहेंगे तो और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी प्लीज। अगर इफ यू वांट टू बी रियली एजुकेटेड, आपका ऑब्जर्वेंट होना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी अ आर्ट ऑफ नोटिसिंग इन यू। जब तक आप अपनी आसपास की चीजों को नोटिस नहीं करोगे तब तक आप एजुकेट नहीं होगे। इंट्रैक्शंस एंड ऑब्जर्वेशन वर माई 2 important मेजर थिंग्स। ये मेरी बुक्स लिखने में मुझे इन 2 ही चीजों ने बहुत हेल्प की है, क्योंकि जितना भी मैं वैदिक एरा या इफ आई टॉक अबाउट इस्लामिक एरा, कॉलोनियल रूल, एनईपी 2020, इन सभी चीजों को मैं गैदर कर पाई हूँ थ्रू द कम्युनिकेशन एंड द ऑब्जर्वेशन। अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने से ही हम एक्चुअली में एक नॉलेजेबल पर्सन बनते हैं, ना कि बुक्स पढ़ने से। आपने बोला इंटरैक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, बट इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, इंटरैक्शन विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ जजमेंट आई थिंक, एंड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्री एजम्पशन। यदि मैं आज अनन्या से बात करके पहले ही प्रिज्यूम करके बैठ जाऊंगा
इंटरेक्ट कर रहा हूं मैं आपसे आज, और मैं पहले ही प्रीज्यूम करके बैठ जाऊंगा कि अनन्या तो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो शायद मैं आपसे कन्वर्सेट नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं किसी के साथ ये बैठ जाऊंगा कि ये मेरे नॉलेज से बहुत नीचे है, तो मैं पहले ही प्रिजम्पशन करके बैठ जाऊंगा और वो इंटरेक्शन शायद रिजल्ट नहीं देगा। तो सभी से ये कहना चाहूंगा कि इंटरेक्शन रखिए, खुले दिमाग से रखिए, ऑब्जर्वेशन रखिए, जो अनन्या ने बोला इंटरेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, लेकिन खुले दिमाग से, किसी को जज मत करिए। यदि आप किसी को जज कर रहे हैं तो पहले उसके जूते में खुद जाके देखिए कि यदि उस सिचुएशन में वो होता तो क्या आप, अगर आप होते उसकी जगह तो क्या आप वो करते। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। थोड़ी थोड़ी हम इसमें अनन्या की बुक्स में जो मुझे बातें अच्छी लगी, बहुत बुक पूरी अच्छी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें जो मैं अनन्या से पूछना चाहूंगा। अनन्या, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू विल बी, इसमें आपने एक बात लिखी है, आवर स्कूल्स आर गिविंग अस अ रॉन्ग एग्जांपल ऑफ सक्सेस, देन व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम? सक्सेस को अगर मैं डिफाइन करूं, सक्सेस इज अ जर्नी फॉर मी। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आप एक सर्टेन हाइट्स पर पहुंच जाओ एंड दैट इज द सक्सेस। अगर सक्सेस तक पहुंचने वाली जर्नी को आप एंजॉय कर रहे हो, दैट इज द सक्सेस। और एंजॉय कब होगा? जब किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट होगा, दैट मीन्स हमारी हॉबीज ही हमें दूसरों से यूनिक बनाती हैं। हर कोई बच्चा सिर्फ एक ही चीज के पीछे लगा हुआ है, दैट वी हैव टू बी ऑल इंडिया रैंक 1, वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू डू दैट। लेकिन अगर आप अपने पर्टिकुलर जो आपका हॉबी है उसमें मास्टर्स करोगे, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल मैन। इसमें थोड़ा सा अनन्या मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा इसमें आपके साथ। देखिए, अपनी हॉबी को फॉलो करना, पैशन को फॉलो करना इज एडमायरेबल, और करना भी चाहिए बिकॉज इट मेक्स यू हैप्पी, बट I think it can only make you happy, it cannot make you successful, because at the end bread and butter तो earn करना ही पड़ेगा। अगर आप केवल अपनी हॉबीज को ही चेस करते रह जाएंगे तो आई थिंक सो इसमें कुछ आप बता सकेंगे, कुछ बैलेंस कैसे ला सकता है आदमी? हाउ कैन अ स्टूडेंट ब्रिंग बैलेंस इन हिज लाइफ, दैट उसकी जो हॉबीज हैं वो भी किल ना हो, जो आपने इसमें बुक में रैट रेस की बात करी है उससे वो बाहर भी नहीं निकल सकता है, तो कोई कुछ बीच का तरीका आपने कभी सोचा कि क्या हो सकता है ये बीच का? बिल्कुल हो सकता है। वो है अगर हमारा सिस्टम ऊपर से इस चीज को थोड़ा प्रमोट करे। बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर हॉबी में है तो उसका भी 20 to 30% कवर करना चाहिए। इससे क्या होगा? एक तो रैट रेस तो रहेगी क्योंकि आपको दूसरों से आगे निकलना है, यू हैव टू अर्न योर लाइवलीहुड, तो उसके लिए आपको ऊपर रहना पड़ेगा, पर आपकी हॉबीज भी साथ साथ बैलेंस होगी क्योंकि एक्चुअली में उनका कोई पार्ट कवर हो रहा है। वेरी ट्रू अनन्या। मैं अनन्या की मुझसे बात बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली अनन्या ने, और मैं जितने भी स्कूल ओनर्स यहाँ पे देख रहे हैं अगर इसको, तो मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस बेचारी बिटिया की बात पे ध्यान दीजिए, एनईपी 2020 लागू करिए, जिसमें जो बच्चे की हॉबीज हैं या जो बच्चे के स्किल्स हैं उसको भी एक परसेंटेज ऑफ मार्क्स की तरह वेटेज दिया जाएगा, ताकि वो स्किल्स में भी अपने काम कर पाए। उस रैट रेस में तो वो फंसा फिर भी रहेगा, अगर लेकिन उसके स्किल्स को कुछ मार्क्स मिल जाएंगे तो वो आगे जाके अपना फ्यूचर उस स्किल्स में भी बना सकता है। बेटा, अब इसमें आपने बुक में बार बार एक वर्ड यूज किया है, डोपामीन। आई नो व्हाट इज डोपामीन, थोड़ा सा आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली डोपामीन। सबसे पहले, डोपामीन इज अ केमिकल बेसिकली दैट रिलीजेस इन आवर माइंड। ये एक तरीके का केमिकल है जो हमारे दिमाग में रिलीज होता है। कब? जब हम बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं या व्हेन वी वांट टू बी एक्साइटेड, दैट इज व्हेन द डोपामीन रिलीजेस। हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है केमिकल रिएक्शंस पर, न्यूरॉन्स पर। तो जब डोपामीन हिट होता है तब हमें हैप्पी हो जाते हैं हम, हमारे अंदर एक्साइटमेंट आती है। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ये उस डोपामीन, बिकॉज इनको नहीं पता कि डोपामीन क्या है। आपने बताया कि डोपामीन एक ऐसा साइंटिफिक रिएक्शन है या ऐसा कुछ है जो हमें खुश कर देता है, लेकिन स्टूडेंट्स हैं या हम बड़े लोग भी हैं, हम अनअवेयर हैं। तो आप थोड़ा सा हमें ये बताना चाहेंगे कि उस डोपामीन हिट के लिए हम लोग क्या लाइफ में गलत चॉइसेस अपनाते जा रहे हैं और हमें नहीं अपनानी चाहिए? ओके, अगर मैं बात करूं बीइंग अ जेनजी माई सेल्फ, हम क्या करते हैं? डूम स्क्रोलिंग। हम शाम को 1 घंटा फोन या 1 से ज्यादा घंटा भी हम फोन लेकर बैठ जाते हैं, सो दैट डोपामीन विल रिलीज इन आवर माइंड, ताकि हम एकदम से हैप्पी हो जाएं। और इस
चीज के उसमें क्या होता है, हमारी हॉबीज बैलेंस आउट हो जाती हैं, हम अपनी हॉबीज पर ध्यान नहीं देते हैं ड्यू टू डूम स्क्रोलिंग। बिल्कुल ठीक बात बोली है अनन्या ने यहाँ पे। उस डोपामीन की जो हमें वो डूम स्क्रोलिंग जो डोपामीन देती है, यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। वो डोपामीन हिट हमें इतनी जल्दी मिल जाता है कि जो रियल डोपामीन हिट हमें मिलना चाहिए, जो अनन्या ने अभी बात करी, हमारे हॉबीज से हमें जो मिलना चाहिए, हमारे पैशन से हमें मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। ये एक तरीके से स्टेरॉइड्स का काम कर रहे हैं हमें एकदम से। मैं ठीक कह रहा हूँ? एम आई राइट? बिकॉज आपका वैलिडेशन बहुत जरूरी है, आपको मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो ये स्टेरॉइड्स की तरह हम ये काम कर रहे हैं, जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे हम लोग डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, इंस्टा रील्स देखते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। इट्स लाइक अ स्टेरॉइड्स। अभी तो हम लोगों को खुशी मिल रही है, बट एट द एंड विल एंड अप इन डिप्रेशन। साइंटिफिकली आई थिंक दिस इज अ प्रूवन फैक्ट अनन्या, कि वी विल एंड अप इन डिप्रेशन एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन। थोड़ा सा इस बारे में भी अनन्या बात करते हैं, जब ये बात आई गई है डिप्रेशन की, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट लेवल पे भी डिप्रेशन है, यहाँ पे इंडिया पे एड्रेस नहीं होता है। इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन रहेगा? इंडिया में इस चीज को उतना एम्फेसाइज नहीं किया जाता। अगर मैं रियलिटी बताऊं, अगर कोई बच्चा डिप्रेस्ड है या उसे ADHD है, क्या होता है, उसे समझते हैं दैट ये तो पागल है। दैट इज अ रियलिटी सर। उसे ये समझा जाता है कि ये पागल है, ये आलकसी है, ये पढ़ना नहीं चाह रहा। बस यही चीज हम एक प्री असम्पशंस मान लेते हैं उस बच्चे के बारे में। और ये चीज एब्सोल्युटली गलत है। अगर कुछ ऐसा है देन वी शुड इंटरैक्ट, हमें उससे बात करनी चाहिए दैट हाउ एक्चुअली इज ही फीलिंग। देख कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने। इंडिया में इस चीज की मैं बार बार अपने हर इंटरव्यू में बार बार ये बात करता आया हूँ कि यदि आपका, एंड दिस इज फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड सभी अभिभावकों के लिए, कि यदि आपका बच्चा, आपको लग रहा है कि पढ़ाई में उसकी इतनी रुचि नहीं है, तो आपको उसके रूट कॉज पे पहले जानना पड़ेगा। उसको एक सिरे से नकार मत दीजिए, उसके माइंड में पहले से ही नेगेटिव रिफॉर्मेंट मत डालिए। ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, ये बच्चे के बड़े तक रहते हैं, जब तक वो जिंदा है तब तक उसके माइंड में ये चाइल्डहुड ट्रॉमास रहते हैं। इंडिया में भी आज के टाइम पे साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, काउंसलर्स अवेलेबल हैं। और रुड़की शहर में यदि किसी बच्चे को लगता है, कि किसी अभिभावक को लगता है कि उसका बच्चा शायद डायरेक्शन खो चुका है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं उस बच्चे को अनन्या से मिलवा सकता हूँ, अनन्या हेल्प कर सकती है उनकी। लेकिन ये फर्ज अभिभावकों का बनता है कि वो अपने बच्चों की जो भी उनके माइंड में चल रहा है उसे समझें और उस पर सही से कार्रवाई करें। अन्य एक बात मुझे आपकी इसमें और बहुत अच्छी लगी है कि आपने इसमें एक बात लिखी है कि फोटोकॉपीज ऑलवेज लूज देयर क्वालिटी ओवर टाइम। तो मैंने तो पूरा पढ़ा है, थोड़ा सा आप बताइए आपने ये किस कंटेक्स्ट में बोला है, ताकि लोगों को समझ में आए इस बारे में ज्यादा। ये बात की गई है स्टूडेंट्स की। जो फोटोकॉपी एक मेटाफोरिकल टर्म यूज किया गया है स्टूडेंट्स के लिए। हम स्टूडेंट एक फोटोकॉपी बन चुके हैं। जो हमें पढ़ाया गया वो हम एग्जाम शीट पे ऐसे लिख कर आते हैं जैसे पता नहीं हमारे दिमाग में फीड कर दिया गया हो। वी आर टेप रिकॉर्डर्स। हम क्या करते हैं, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ते हैं और एज इट इज वी वॉमिट ऑन द आंसर शीट। पर क्या होता है, ये एजुकेशन ज्यादा टाइम तक चलती नहीं है। धीरे धीरे इस एजुकेशन का कुछ यूज ही नहीं है। एजुकेशन इज नॉट एजुकेशन अंटिल एंड अनलेस इट इज नॉट यूज्ड इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने कि जो रट्टाफिकेशन, हमारी लैंग्वेज में इसको देसी भाषा में अगर बात करी जाए, रट्टाफिकेशन कहते हैं। पहले पढ़ते हैं बच्चे, जाके उसको वॉमिट करी आते हैं। तो दिस इज जस्ट फोटोकॉपीज। वो बुक से उन्होंने अपने दिमाग में एक चीज फीड करी, वहां पे जाके उसको इंजेक्ट कर दिया, लाइक अ फोटोकॉपी। इन्होंने बोला फोटोकॉपीज फेड ओवर टाइम। तो वो बाकी वो जो बच्चों के दिमाग में बात गई है, दैट विल फेड ओवर टाइम, और कोई फायदा नहीं है उसका। यू जस्ट किलिंग योर टाइम बेसिकली। सो मेरा सभी स्कूल से, सभी पेरेंट्स से यही मेरा एक अनुरोध भी है, और अनन्या के माध्यम से भी अनुरोध है कि आप रियल टाइम एग्जाम्पल्स के साथ बच्चों को पढ़ाइए। करिकुलम ऐसे लाइए कि रियल टाइम जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों को, उससे सीखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल अनन्या, आप अगर मैं गलत हूँ आप मुझे गाइड करिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बातें करते हैं, एंड इट इज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। बट अगर हम उसको बच्चे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के बच्चे को समझाया जाए, तो वो उसको फ्यूचर में शायद यूज भी कर पाएगा और उसके दिमाग में बेटर जाएगा। तो इसी टाइप से और भी चीजों में, फिजिक्स में, ऐसे आपने इसमें फिजिक्स की बहुत बात करी है, आपने इसमें गुल्ली डंडा की बात करी है कि उसमें भी फिजिक्स यूज हो रहा है। तो अगर आप रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ टीचर्स भी और पेरेंट्स भी और जो भी आपके गार्जियंस हैं, अगर रियल टाइम एग्जाम्पल्स के साथ बच्चे को बताएंगे, तो उसके दिमाग में उसकी छाप लंबी रहेगी, जैसे इस हीरे की दिमाग पर हर चीज की छाप बहुत लंबी जा रही है, बिकॉज इसका तरीका बहुत अच्छा है। चलिए आगे बनने हम बात करते हैं। इसमें आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा लिखा है कि वी आर वेरी हैप्पी, वी टेक प्राइड कि CEOs हमारे इंडियंस हैं, ये हैं वो हैं, बट एक्चुअल में इट इज बैड फॉर अस।
हमने अब हमारी वेल्थ थी इन फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट, इन फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, वो खो दिया है, वो दूसरे नेशंस को खो दिया है। ऐसा क्यों है बेटा? why are people moving abroad? Why are we not able to give them opportunities? It is actually a bitter truth. अगर मैं सच्चाई बताऊं इंडिया की, तो ये है, इंडिया इज जस्ट बिजी इन मेकिंग टॉपर्स। हमारा इंडिया क्या है, बस टॉपर्स को बना रहा है, पर थिंकर्स को नहीं। हमारे इंडिया में जितने भी थिंकर्स हैं वो सब बाहर जाकर सेटल हो रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे का दिमाग एक पौधे की तरह होता है सर। आप उसे अच्छी मिट्टी दो, अच्छा खाद दो, तभी वो ग्रो कर पाएगा। बिल्कुल। लेकिन हमारे देश की मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है कि वो बच्चा ग्रो कर पाए। तो वो अपने इंटेलेक्ट कहाँ जाकर दिखाता है? वो चला जाता है बाहर, इंडिया के बाहर, वहां जाकर अपनी सारी इंटेलेक्टनेस वो दिखाता है। अब जैसे अगर मैं पेटेंट्स की बात करूं सर, चाइना हर साल अबाउट 1.5 मिलियन पेटेंट्स फाइल करवाता है, यूएसए 60,000, इंडिया का इससे भी कम है इंडिया का। इसमें आपने तो बिल्कुल बताया, मैं भी थोड़ा व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। और इसमें भी जो मैक्सिमम पेटेंट्स हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से आ रहे हैं। इसमें एलपीयू का पेटेंट सबसे ज्यादा, जो मैंने देखा था कहीं पर, एलपीयू के पेटेंट सबसे ज्यादा थे। और बिकॉज मैं अनन्या स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, बहुत पेटेंट्स फेक भी हो रहे हैं इंडिया में। देयर इज अ स्कैम, देयर इज अ होल नेटवर्क गोइंग ऑफ अबाउट फेक पेटेंट्स। तो हम तो बहुत पीछे हैं अभी इस चीजों में। तो हमें समझना होगा, जो अनन्या ने बात करी है, कि एक पौधा है, उस पौधे को आपको अच्छी मिट्टी देनी पड़ेगी, अच्छा उसको नरिशमेंट देना पड़ेगा, उसको पूरा इन्वायरमेंट आपको अच्छा देना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर का टैलेंट निकल पाए। और तभी जो हमारे थिंकर्स हैं वो बन पाएंगे। और थिंकर्स, जब हमारे इंडिया में थिंकर्स बनेंगे, तभी हमारा इंडिया, जो हम विकसित भारत या विश्व गुरु की बात करते हैं, वो केवल किताबों में नहीं, तभी वो पूरी हो पाएंगी, जब लोगों को एक अच्छा माहौल मिल पाएगा, हमारे स्टूडेंट्स को एक अच्छा माहौल मिल पाएगा। और इसमें आपने मेंटरिंग की बात भी करी है, तो आई थिंक इसमें मेंटरिंग को भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इंडिया में कहीं ना कहीं आपको लगता है बेटा मेंटरिंग की भी कमी है? क्योंकि टीचर्स ही बच्चों को एनकरेज नहीं करते हैं, इन माय ओपिनियन। देखिए, आपने इसमें बुक में बड़ी अच्छी बात बताई है कि टीचर्स भी फंसे हुए हैं, उनकी भी वो है, बट एक मिडिल वे तो फाइंड करना पड़ेगा। और वो स्टूडेंट नहीं कर सकता, वो करना टीचर्स को ही पड़ेगा, या मैनेजमेंट को ही पड़ेगा, या गवर्नमेंट को ही पड़ेगा। और मेंटरिंग, अनन्या, मेरा मानना ये है कि मेंटरिंग केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मेंटरिंग मेरे जैसों के लिए भी जरूरी है। मुझे भी, मैं आज पॉलिटिक्स में एंटर किया है, वो मुझे 3-4 साल हुए हैं। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ मेंटर। मैं नितिन गडकरी जी, जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनसे मैं एक बार मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन उनसे कुछ नहीं पूछा, मैंने उनको ये बोला, सर मुझे इंटर्नशिप पे रख लो आप अपने यहाँ, बिकॉज आई हैड दैट क्यूरियोसिटी। ऑल्दो वो बेचारे इतने बिजी हैं कि वो नहीं हो पाया, बट वो कल्चर बिल्ट होना इंडिया में जरूरी है, वो मेंटरशिप का कल्चर बिल्ट होना इंडिया में जरूरी है। और सभी टीचर्स या सभी पॉलिटिशियंस, यस, वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी मेंटरिंग करिए। अनन्या के लिए भी यदि कोई और अच्छा मेंटर आगे आके इनकी मेंटरिंग करना चाहेगा, तो वो इनके लिए भी अच्छा है, प्लस वो मेंटर के लिए भी अच्छा है, उनको भी आपसे सीखने को मिलेगा। तो वाइस वर्सा ये रिलेशन होना चाहिए, ओपन माइंडसेट के साथ होना चाहिए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे अनन्या से 1-2 क्वेश्चन और पूछते हैं। मॉनिटरिंग मेंटल हेल्थ की तो अनन्या हमने बात कर ही ली है, उस बारे में बात हो चुकी है हमारी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की आपने बात करी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अक्सर हम क्या है, हम ये सोचते हैं हमने ग्रेजुएशन कर ली, देन ओवर, अब नहीं पढ़ना, और अब सिर्फ हमें क्या करना है, पैसे कमाने, वी हैव टू अर्न। लेकिन ये चीज एब्सोल्युटली गलत है। हम क्या करते हैं, 0 से 25 ईयर्स तक की एज क्या होती है, पढ़ाई करना, इसके बाद 25 से लेके 60 तक अर्न करना, इसके बाद मौत का इंतजार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये माइंडसेट बन चुका है, और ये हम अपनी नेक्स्ट जनरेशंस को भी पास ऑन कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, व्हाट इज द राइट वेरिएंट फॉर दिस? अगर मैं राइट वे अपने ओपिनियन से बताऊं, तो 0 to 25 एंजॉयमेंट प्लस लर्निंग, एंड लर्निंग थ्रू प्लेइंग स्पेशली। इसके बाद 25 से लेके 65 तक की एज तक यू हैव टू अर्न, you have to secure your income for the rest of your life, and then you have to learn and enjoy as well. Learn करना is very important, क्योंकि अगर आप learn नहीं करोगे, आपका दिमाग ना rusted दरवाजों की तरह हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, जिसमें कुछ एंटर नहीं कर पाएगा। इसके बाद by the age of 65 you have to just enjoy, learn and enjoy your passive income. तो लर्निंग इज इंपॉर्टेंट थ्रू आउट ऑल द फेजेस ना। और बिल्कुल सही बात करी इन्होंने कि जंग लग जाएगा,
अगर एक दरवाजे को हम यूज नहीं करते तो जो उसके हिंजेस होते हैं ना उसमें जंग लग जाता है। तो हमारा माइंड्स भी वैसे ही हैं, उसको यूज करते रहना बहुत जरूरी है, उसको कुछ ना कुछ इनपुट देते रहना बहुत जरूरी है। तभी आई थिंक साइंटिफिकली भी जो कहते हैं डेड सेल्स होते हैं वो डेड सेल रिप्लेस होना तभी हो पाएंगे वो। अगर हम लर्निंग नहीं करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि लर्निंग को जारी रखिए। क्वेश्चंस मेरे पास अनन्या के लिए और भी बहुत ज्यादा है, बट समय की अभी कमी है, तो इसको हम क्लोजर करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अनन्या की तीनों बुक्स आप प्लीज मार्केट से जाके परचेज करिए, स्पेशली मिरर ऑफ एजुकेशन जो इनकी पुस्तक है वो सभी पेरेंट्स को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, सभी टीचर्स को पढ़नी चाहिए, स्पेशली स्कूल ओनर्स को पढ़नी चाहिए। और इनफैक्ट मैं तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड और एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक बार अनन्या की ये बुक पढ़िए और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। अनन्या, आखिरी में कुछ आप क्लोजिंग नोट अपनी एज के बच्चों के लिए कुछ क्लोजिंग नोट देना चाहेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। मैं कहना चाहूंगी वी ऑल शुड वर्क हार्ड। कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, कितने भी हिंड्रेंसेस आए, यू जस्ट हैव टू वर्क, यू हैव टू बो योर हेड एंड जस्ट वर्क। पुट अ ब्लाइंडर्स ऑन योर आईज। कभी हॉर्स को देखा है, वो हमेशा ब्लाइंडर्स रखता है अपनी आंखों पर ताकि इधर उधर ना चले जाए। हमें अपनी आंखों पर उसी तरीके के ब्लाइंडर्स रखने हैं। और कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हवा के रुख को मोड़ दे वो हौसला तलाश कर, गिरे जो टूट कर कहीं वो रास्ता तलाश कर, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, तू अपने अंदर के दबे देवता तलाश कर। हर हार एक सबक है, हर मुश्किल एक इम्तिहान है, इसी धूल से तो निकलता एक नया आसमान है। नई उम्मीद के सूरज को ढलने मत देना तुम, जिद की इस मशाल को बुझने मत देना तुम, रास्ता कैसा भी हो हारना मत तुम, कोशिशों के सिलसिले को रुकने मत देना तुम। ये आपकी खुद की लिखी हुई कविता है बेटा? अच्छा, स्वरचित नहीं है। इन्होंने बोला हार से देखिए डरना नहीं है। तो मैं हमेशा दो चीजें कहता हूँ, हम कभी हारते नहीं है, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। तो हमें यही अपने करना है। और मैं अपने व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अनन्या बेटा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आके मुझे एजुकेट किया। थैंक्स अ लॉट फॉर एजुकेटिंग मी अनन्या। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।